अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश न्यू बुक चैप्टर 3 डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम इसकी ग्लॉसरी को देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है एब्रीविएशंस, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। किसी भी लफ्ज़ या फ्रेज को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उसे एब्रीविएशन कहेंगे। जिस तरह के हम रीडिंग में भी पढ़ चुके हैं कि लाफ आउट लाउड, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, LOL। इसी तरह बाय द वे की शॉर्ट फॉर्म क्या है या एब्रीविएशन क्या है, BTW। डायरेक्ट मैसेज की एब्रीविएशन DM है। तो ये सब इनकी क्या होती हैं, ये एब्रीविएशंस होती हैं। इसका उर्दू मायनी ये होगा कि हम इसे मुकफ़्फ़ात कह सकते हैं। सेकंड है कंट्रोवर्शियल, कॉजिंग डिसएग्रीमेंट, मतलब इख्तलाफ करना। नेक्स्ट है कन्वर्जेशन, अ टॉक स्पेशली एन इनफॉर्मल वन, यानी गुफ्तगू करना। फोर्थ है इवॉल्व, डिवेलप ग्रेजुअली, तेज़ी से बढ़ना या इर्तिका पाना। एक्सपोजर, द रिविलेशन ऑफ समथिंग सीक्रेट, किसी खुफिया चीज़ का इजहार करना। फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी दिलकश। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू बी ईजिली मोडिफाइड, यानी ऐसी सलाहियत जिसे आसानी से तब्दील किया जा सके। नेक्स्ट है हायरोग्लिफ्स, अ स्टाइलाइज्ड पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड, सिलेबल और साउंड, मतलब एक ऐसी रवायती या ऐसी सजी हुई तस्वीर किसी भी चीज़ की जो कि किसी लफ्ज़ को ज़ाहिर करे या हर्फ को ज़ाहिर करे या आवाज़ को ज़ाहिर करे। मतलब ये कि इसका जो उर्दू लफ्ज़ी मायनी होगा वो तस्वीरी शक्ल। नेक्स्ट है हाइब्रिड, अ थिंग मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे या एक दूसरे से जब इन्हें मिलाएंगे तो उससे एक नई चीज़ तैयार होगी, ठीक है, उसे हाइब्रिड कहते हैं। इसका लफ्ज़ी मायनी है मखलूत। नेक्स्ट है इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज और आइटम्स, इसका मतलब है जामे। नेक्स्ट है ओमिट, लीव आउट और एक्सक्लूड, यानी छोड़ देना। नेक्स्ट है प्रोफंड, ऑफ अ स्टेट, ऐसी हालत, क्वालिटी, खूबी और इमोशन या एहसासात, वेरी ग्रेट और इंटेंस, जो कि बहुत बड़े हों या शदीद किस्म के हों। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल, प्रोड्यूस्ड, डन और यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन, यानी कोई भी काम, कोई भी चीज़ रवायती तरीके से करना। लास्ट है विटनेस्ड, हैव नॉलेज ऑफ अ डेवलपमेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, किसी भी काम या पेशे रफ्त का इल्म होना मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर। एक्सरसाइज में पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान से किस तरह जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज़ द रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में राब्ते के तेज़ फैलाव का नाम है। इट अफेक्ट्स इकोनॉमीज़, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, जो मईशियत, सकाफ़त और ज़ुबानों पर असर अंदाज होता है। इंग्लिश हैज़ बिकम द मेन ग्लोबल लैंग्वेज ऑनलाइन यूज्ड इन एजुकेशन, मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। अंग्रेज़ी ऑनलाइन बुनियादी आलमी ज़ुबान बन गई है जो तालीम, मीडिया, तफरी और कारोबार में इस्तेमाल होती है। इट इज़ शेपिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, ये सरहदों के पार राब्ते को शक्ल देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जांपल्स ऑफ वोकैब्युलरी दैट इमर्ज्ड थ्रू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, ऐसे अल्फाज की मिसालें दें जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए सामने आए हैं। इसका आंसर है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड मैनी न्यू वर्ड्स एंड एब्रीविएशंस। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने कई नए अल्फाज और मुखफ़्फ़ात पैदा किए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैशटैग, सेल्फी,
unfriend, meme and abbreviations like LOL, BTW and DM. मिसालें हैं हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड, मीम और मुखफ़्फ़ात जैसे LOL, BTW and DM. These words help people communicate faster and adapt English for online use. ये अल्फाज लोगों को तेज़ राब्ते में मदद देते हैं और ऑनलाइन अंग्रेज़ी के इस्तेमाल के लिए मुवाफ़िक हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ कोड स्विचिंग एंड हाउ डज इट अपीयर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन. कोड स्विचिंग क्या है और ये ऑनलाइन राब्ते में किस तरह नज़र आती है. इसका आंसर है कोड स्विचिंग इज़ व्हेन पीपल मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस इन स्पीच और राइटिंग. कोड स्विचिंग वो अमल है जब लोग बोल चाल या लिखाई में अपनी मादरी ज़बान के साथ अंग्रेज़ी मिलाते हैं. ऑनलाइन इट अपीयर्स इन ब्लॉग्स, सोशल मीडिया एंड चैट्स एंड क्रिएट्स हाइब्रिड फॉर्म्स लाइक टैगलिश, टैगलॉग प्लस इंग्लिश और सिंग्लिश, सिंगापोरियन इंग्लिश. ऑनलाइन ये ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और चैट्स में नज़र आते हैं जिससे हाइब्रिड ज़ुबानें बनती हैं जैसे कि टैगलिश, टैगलॉग प्लस इंग्लिश या सिंग्लिश, सिंगापोरियन इंग्लिश. इट रिफ्लेक्ट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज़, जो सकाफ़ती तनों और लचकदार ज़ुबान की अक्कासी करती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन अफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स. डिजिटल राब्ते ने रवायती ग्रामर के कवायद पर किस तरह असर डाला है. इसका आंसर है डिजिटल कम्युनिकेशन हैज़ रिलैक्स्ड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स. डिजिटल राब्ते ने रवायती ग्रामर के कवायद को नरम कर दिया है. टेक्सटिंग, ट्वीटिंग एंड चैटिंग often skip punctuation, capitalization and small words to save space. टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग में अक्सर छोटे अल्फाज, वक्फे और बड़े हरूफ छोड़ दिए जाते हैं. Sentences like I am going to the store can become going to store. टेक्सटिंग, ट्वीटिंग और चैटिंग में अक्सर छोटे अल्फाज, वक्फे और बड़े हरूफ छोड़ दिए जाते हैं ताकि जगह बचाई जा सके. जुमला आई एम गोइंग टू द स्टोर को गोइंग टू स्टोर में बदला जा सकता है. सम सी दिस एज लोअरिंग स्टैंडर्ड while others see it as a creative adaptation to modern communication. कुछ लोग इसे मेयार में कमी समझते हैं जबकि दूसरे इसे जदीद राब्ते की तख्लीकी मुवाफ़क़त कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कंसर्न्स डज द ऑथर रेज अबाउट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. मुसन्निफ़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी की बालादस्ती के बारे में कौन से ख़दशात बयान करता है. इसका आंसर है द ऑथर वरीज दैट इंग्लिश डोमिनेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रेशर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स टू यूज़ इट फॉर इंफॉर्मेशन, कन्वर्सेशन एंड जॉब्स. मुसन्निफ़ इस बात से फ़िक्रमंद है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी की बालादस्ती गैर मुल्की बोलने वालों पर इसके इस्तेमाल का दबाव डालती है ताकि वो मालूमात हासिल करें, बातचीत करें और मुलाज़मतें हासिल करें. While it helps some, it also marginalizes local languages, risks their decline and may cause regional accent and traditional forms to disappear. ये कुछ के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन मुकामी ज़ुबानों को कम अहम बनाता है, इनके ज़वाल का ख़तरा बढ़ाता है और मकामी लहजे और रवायती असूल ख़त्म हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, Do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization? क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि डिजिटल आलमी रुझान की वजह से अंग्रेज़ी ज़्यादा लचकदार और तख्लीकी हो रही है? इसका आंसर है yes. Digital globalization has made English flexible and creative by adding new words, hybrid expressions, emojis and online slang. जी हाँ, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेज़ी को लचकदार और तख्लीकी बनाया है. नए अल्फाज, मखलूत इजहार, इमोजी और ऑनलाइन स्लैंग शामिल करने से पीपल फ्राम डिफरेंट कल्चर्स मिक्स इंग्लिश विद देयर लैंग्वेजेस. मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग अपनी ज़ुबान के साथ अंग्रेज़ी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं.
एंड मेक इट मोर इंक्लूसिव एंड ग्लोबली अडेप्टेड, जिससे ये ज़्यादा आलमी और हम आहंग बन गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू इमोजीज एंड मीम्स फंक्शन एज अ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज। इमोजी और मीम्स नई किस्म की ज़ुबान के तौर पर किस तरह काम करते हैं। इसका आंसर है, इमोजीज एंड मीम्स एड विजुअल मीनिंग टू कम्युनिकेशन। इमोजी और मीम्स राब्ते में बसरी मायनी शामिल करते हैं। अ हार्ट इमोजी और फायर सिंबल कैन एक्सप्रेस इमोजीज और रिएक्शंस विदाउट वर्ड्स। दिल का इमोजी या आग का निशान बगैर अल्फाज के जज्बात या रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। दे एक्ट लाइक मॉडर्न हायरोग्लिफ्स दैट अलाउ पीपल टू कन्वे कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स क्विकली इन ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। ये जदीद तस्वीरी खतूत की तरह है जो लोगों को ऑनलाइन बातचीत में पेचीदा जज्बात तेज़ी से बयान करने की इजाज़त देते हैं। नेक्स्ट है पार्ट बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग का क्या मतलब है, एज यूज्ड इन द एसे, जिसे हमने मजमून में भी इस्तेमाल किया हुआ है। मजमून कौन सा, जो हम चैप्टर पढ़ के आए हैं उसे यहाँ पे इन्होंने मजमून कहा हुआ है। ऑप्शन ए है, चेंजिंग पासवर्ड्स फ्रीक्वेंटली, तेज़ी से पासवर्ड को तब्दील करना। ऑप्शन बी है, स्विचिंग बिटवीन स्लैंग एंड इमोजीज, स्लैंग और इमोजीज के दरमियान स्विच होना। ऑप्शन सी है, मिक्सिंग इंग्लिश विद एन अदर लैंग्वेज इन कन्वर्जेशन, इंग्लिश को दूसरी ज़ुबानों के साथ मिक्स करना जब हम बात कर रहे हों उस वक्त। यस, ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यूजिंग ओनली फॉर्मल इंग्लिश इन डिजिटल स्पेसेस, रवायती इंग्लिश का इस्तेमाल करना डिजिटल स्पेसेस में, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड क्रिएटेड और पॉपुलराइज्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे मौजूद जो ऑप्शंस हैं इनमें मौजूद कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तख्लीक की है और उससे फिर मशहूर भी किया है। फर्स्ट है फ्रेंड, ऑप्शन बी है टेलीविज़न, ऑप्शन सी है हैशटैग, ऑप्शन डी है ग्रामर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हैशटैग। थर्ड है, वाई डू द पीपल ऑफन ब्रेक ग्रामर रूल्स इन ऑनलाइन मैसेजेस। ऑनलाइन मैसेजेस के दौरान लोग इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको क्यों तोड़ते हैं, मतलब उन्हें क्यों नहीं फॉलो करते। ऑप्शन ए है, दे डोंट नो द रूल्स, क्योंकि उन्हें रूल्स का पता नहीं होता। ऑप्शन बी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनकरेज स्पेलिंग एरर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो स्पेलिंग्स में अगर ख़राबी हो जाए उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ऑप्शन सी है, इट्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि इससे जो मैसेजिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है और काफ़ी मौसर हो जाता है डिजिटल कम्युनिकेशन में। यस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, टीचर्स टेल देम नॉट टू यूज़ ग्रामर ऑनलाइन, क्योंकि टीचर्स उन्हें बताती हैं कि हमने जो ग्रामर्स के रूल्स हैं उन्हें ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करना, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। फोर्थ है, व्हाट रोल डू इमोजीज प्ले इन मॉडर्न इंग्लिश। इमोजीज क्या किरदार अदा कर रही हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ऑप्शन ए है, दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रियल मीनिंग्स, ये हकीकी मायनों से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ऑप्शन बी है, दे सर्व एज आ रिप्लेसमेंट और सपोर्ट फॉर वर्ड्स, ये लफ्ज़ों की जगह लगाया जाता है और लफ्ज़ों को सपोर्ट करती है। यस, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, दे आर यूज्ड ओनली बाय टीनेजर्स, इसे सिर्फ टीनेजर्स ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी है, दे इम्प्रूव वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी को इम्प्रूव करती है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। फिफ्थ है, व्हाट इज़ द पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश डोमिनेटिंग डिजिटल स्पेसेस। इंग्लिश जो डिजिटल स्पेसेस पर गालिब हो गई है, इसके मुमकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ऑप्शन ए है, एवरीवन विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश को बड़ा तेज़ी से और अच्छे अंदाज में बोल सकता है।
ऑप्शन बी है पीपल विल स्टॉप रीडिंग बुक्स, लोगों ने किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है। ऑप्शन सी है लोकल लैंग्वेजेस में डिक्लाइन और डिसअपीयर, जो मुकामी ज़ुबानें हैं वो तबाह हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं। ऑप्शन डी देखें तो पीपल विल स्टॉप यूजिंग इमोजीज, लोगों ने इमोजीज का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है कि इससे मुकामी ज़ुबानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रही हैं। सिक्स्थ है व्हाट डज़ द एसे सजेस्ट अबाउट इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड टुडे, इस मजमून ने हमें इंग्लिश के बारे में क्या सजेस्ट किया है जो आजकल पूरी दुनिया भर में बोली जा रही है। ऑप्शन ए है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर, कि ये हर जगह सेम ही है। ऑप्शन बी है इट इज़ शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग, ग्लोबल मीडिया और सकाफती मिलावट ने इसे शक्ल दे दी है। ऑप्शन सी है इट इज़ बिकमिंग लेस इम्पॉर्टेंट, अब जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा कम अहमियत की हामिल है। और ऑप्शन डी है इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय ओल्डर जनरेशंस, कि इंग्लिश जो है ये ज़्यादातर जो ओल्ड जनरेशन है वही इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग। सेवंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिंगुआ फ्रांका एज यूज्ड इन द यूनिट, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से लिंगुआ फ्रैंका को बता रहा है कि लिंगुआ फ्रैंका क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अ लोकल डायलेक्ट स्पोकन इन फ्रांस, मतलब मुकामी तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान जो कि फ्रांस में बोली जाए। ठीक है, ऑप्शन बी है अ यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज, यानी आलमगीरी इशारों वाली ज़ुबान। ऑप्शन सी है अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, एक आम सी ज़ुबान, कॉमन सी लैंग्वेज, यानी एक आम सी ज़ुबान जो कि मुकामी लोग जिस ज़ुबान को बोलते हों। ऑप्शन डी है अ टाइप ऑफ डिजिटल स्लैंग, डिजिटल स्लैंग की ही एक किस्म। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वोकैब्युलरी एंड ग्रामर, एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। हमने सबसे पहले देखना है कि ये तीन चीज़ें क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो जुमले में किसी इसम या ज़मीर की वजाहत करता है। इट यूजुअली टेल्स व्हाट काइंड और विच वन, ये आम तौर पर बताता है कि कोई चीज़ किस किस्म की है या कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक ऑन द टॉप शेल्फ इज़ माइन, ऊपर वाले शेल्फ पर किताब मेरी है। अब इसमें ऑन द टॉप शेल्फ ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है बुक को। इसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद अ प्रपोजिशन एंड एंडिंग विद अ नाउन और प्रोनाउन, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसी हरफ जार से शुरू हो और इसम या इसमें ज़मीर पर ख़त्म हो। इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेट अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठी है। अब इसमें जो अंडर द ट्री है वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। नेक्स्ट है एडवर्बियल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब्स, ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो किसी फेल, सिफ्त या किसी सूरत या किसी दूसरे एडवर्ब की वजाहत करे। इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और वाई, ये बताता है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या क्यों हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही रैन विद ग्रेट स्पीड, वो बहुत तेज़ी से भागा। अब इसमें विद ग्रेट स्पीड जो है ये हमें ये बता रहा है कि वो कैसे भागा है। ठीक है, विद ग्रेट स्पीड यानी तेज़ी से भागा। पार्ट ए है रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज अंडरलाइंड। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने टाइप ऑफ फ्रेजेस का बताना है। इन सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन हुआ नज़र आ रहा है, जो उनसे तीन फ्रेजेस हम ऊपर पढ़ चुके हैं उन्हीं टाइप में से ये आया है। तो फर्स्ट है द गर्ल विद द रेड स्कार्फ इज़ माई कज़न। अब यहाँ पे रेड स्कार्फ, ठीक है, विद द रेड स्कार्फ,
हमें पता चल रहा है कि ऐसी लड़की जिसने रेड स्कार्फ पहना हुआ है या जिसके पास रेड स्कार्फ है वो मेरी कज़न है। अब ये जो रेड एडजेक्टिवल फ्रेज़ क्या बता रहा है, तो ये कौन सा फ्रेज़ है? एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। सेकंड है वी वॉक्ड अलोंग द बीच एट सनसेट। अब यहाँ पे अलोंग द बीच एट सनसेट ये कौन सी टाइप का फ्रेज़ है? एडवर्बियल फ्रेज़ है। थर्ड है ही रिस्पॉन्डेड इन अ रूड मैनर, उसने तल्ख रवैये में जवाब दिया। अब इसमें इन अ रूड मैनर ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज़ है। फोर्थ है द हाउस बाय द रिवर इज़ एबंडेंट, दरिया के पास जो घर है वो बिल्कुल एबंडेंट है यानी वीरान है। इसमें अब जो बाय द रिवर है वो क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज़ है। फिफ्थ है दे अराइव्ड आफ्टर द सरमनी, वो सरमनी से पहले पहुँचे। अब आफ्टर द सरमनी ये कौन सी टाइप का फ्रेज़ है? प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। नेक्स्ट है पार्ट बी, रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज़ एंड राइट दैम विद इट्स एक्यूरेट टाइप। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को पढ़ना है, फिर हमें यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आएंगे जिस तरह के विद द गोल्डन फर, अंडर द ओल्ड वुडन टेबल, ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। हमने इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखना है और ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं हमने ये बताना है और इनके साथ ही इनकी एक्यूरेट टाइप भी लिखनी है। द डॉग विद द गोल्डन फर स्लेप्ट पीसफुली अंडर द ओल्ड वुडन टेबल ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून। Its owner, a boy in a blue jacket, watched with great interest as the rain fell softly on the window pane. The calm room, filled with the scent of coffee, made the perfect setting for a lazy weekend. ओके, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे है कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, जो कि पेज नंबर 33 पे है। हमने बताना है कि कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले डिनोटेटिव मीनिंग को देखते हैं। डिनोटेटिव मीनिंग, द लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के वो लग़वी मायने जो लुगत यानी डिक्शनरी में बयान किए जाएं। इट्स ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड एनी इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशंस, इनके मकसद में कोई जज्बाती या सकाफ़ती वाबस्तगी शामिल नहीं होती। इसी तरह अगर कॉनोटेटिव मीनिंग को देखा जाए तो ये क्या है? द इमोशनल, कल्चरल और पर्सनल एसोसिएशंस अ वर्ड कैरीज बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, वो जज्बाती, सकाफ़ती या ज़ाती वाबस्तगियाँ जो किसी लफ्ज़ के लग़वी मायने के अलावा इसके साथ जुड़ी होती हैं। Connotations can be positive, negative and neutral and are often shaped by the context. ये इस्तिलाही मायने मुस्बत, मनफी या गैर जानिबदार हो सकते हैं और अक्सर सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनके डिनोटेटिव मीनिंग्स भी देखने हैं कि इनका क्या डिनोटेटिव मीनिंग हो सकता है और कॉनोटेटिव मीनिंग इनके क्या है। सबसे पहले है स्नेक। अब स्नेक का डिनोटेटिव मीनिंग यानी ऐसा मीनिंग जो हमें डिक्शनरीज़ में मिलता हो, ठीक है, वो क्या होगा? अ लेगलेस रेप्टाइल, यानी ऐसा रेप्टाइल जिसकी टांगें ना हों। अगर हम इसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखें, यानी जो इमोशंस को जाहिर करता हो, कल्चर्स को जाहिर करता हो, उसमें क्या है कि जो स्नेक है वो ऐसा जानवर है जो डेंजर हो, जिससे डेंजर हो यानी ख़तरा हो, बेट्रायल हो, ठीक है। तो डेंजर और बेट्रेयल जो है ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग है। सेकंड है होम। होम किसे कहते हैं? घर को। इसका डिनोटेटिव मीनिंग यानी ऐसा मीनिंग जो डिक्शनरीज में मिले वो क्या है? अ प्लेस वेयर वन लिव्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहे। अब इसमें ना ही कोई इमोशन जाहिर किया गया है इस मीनिंग में, ना ही कोई इमोशन है, ना ही कोई कल्चरल एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसीलिए ये डिनोटेटिव मीनिंग कहलाएगा। इसी तरह अगर हम कॉनोटेटिव मीनिंग देखें, यानी वार्मथ, फैमिली, कंफर्ट, ऐसी जगह जहाँ पे ख़ानदान हो, जहाँ पे सुकून हो, ठीक है, उसे होम कहते हैं। तो ये इमोशंस को भी जाहिर कर रहा है और कल्चरल एसोसिएशंस को भी जाहिर कर रहा है। आगे है चीप, जिसे कहते हैं सस्ता। लो इन प्राइस इसका डिनोटेटिव मीनिंग है, यानी प्राइस में, कीमत में कम होना। कॉनोटेटिव मीनिंग देखें तो इन्फीरियर क्वालिटी, नेगेटिव, यानी घटिया क्वालिटी का, जो कि नेगेटिव बात में आ रहा है। नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव,
ये भी हम सस्ते को ही कहते हैं या ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल भी महंगी ना हो। तो डिनोटेटिव मीनिंग होगा लो इन प्राइस, कीमत में कम। और कॉनोटेटिव मीनिंग ये हो सकता है कि गुड वैल्यू, मतलब अच्छी कीमत। अब जैसे कि चीप और इनएक्सपेंसिव अगर देख लें तो चीप हम घटिया क्वालिटी वाली चीज़ों को कहते हैं जो कि नेगेटिव में आ जाता है, होती ये भी लो इन प्राइस ही है। लेकिन अगर हम इनएक्सपेंसिव को देखें तो इसका डिनोटेटिव मीनिंग भी वही है जो चीप का था, बट अगर हम इसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखें तो चीप घटिया क्वालिटी को कहते हैं और इनएक्सपेंसिव अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ को कहते हैं, गुड वैल्यू, जिसका आला इकदार हो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव मायनों में आएगी। पार्ट सी पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है। The old man lived alone in a small house at the end of the street. Some said he was frugal, always saving and avoiding unnecessary expenses. Others whispered that he was just stingy, never willing to spend a dime, even on things that mattered. His house was simple with few decorations, but it felt cold and bare, not cozy or welcoming. नाउ आइडेंटिफाई डिनोटेटिव मीनिंग। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि फ्रूगल हो गया, स्टिंगी, सिंपल, कोल्ड, बेयर। ठीक है, इन वर्ड्स के हमने डिनोटेटिव मीनिंग्स बताने हैं। तो फर्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल कहते हैं कफ़ायत शुआरी को। इसका डिनोटेटिव मीनिंग बन जाएगा केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, अवॉइडिंग वेस्ट, यानी बहुत ध्यान से पैसों को खर्च करना और पैसों को ज़ाया करने से बचाना। ये फ्रूगल का डिनोटेटिव मीनिंग है। सेकंड है स्टिंगी। स्टिंगी होता है कंजूस, अनविलिंग टू स्पेंड और गिव मनी, यानी किसी पर पैसा खर्च ना करना और किसी को भी पैसा ना देना। थर्ड है सिंपल, यानी सादा, ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझे जाने वाला, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल भी जो पेचीदा ना हो। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड कहते हैं सर्द को, हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दर्जा हरारत हो, नॉट वार्म और गर्माइश ना हो। लास्ट है बेयर, यानी खुला या खाली, विदाउट कवरिंग, कवर किए हुए बगैर, एम्प्टी और प्लेन, खाली या प्लेन। नेक्स्ट है एक्सप्लोर कॉनोटेटिव मीनिंग्स। डिस्कस द फीलिंग्स और आइडियाज़ दीज वर्ड्स सजेस्ट आर दे। यहाँ पे अब हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं, जिस तरह पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अब इस पैराग्राफ में जो से ऐसे वर्ड्स जो पॉजिटिविटी में आते हों या ऐसे वर्ड्स जो नेगेटिविटी में आते हों या ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल न्यूट्रल हों, हमने उन्हें उनके फॉलोइंग कॉलम्स में लिख देना है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात करें तो जो पीछे आपको पेज नंबर 33 पर पैराग्राफ दिया हुआ है पार्ट सी में, वहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पॉजिटिविटी में आते हैं। फर्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल को देखा जाए तो इसे अक्लमंद मायनों में लिया जाता है, यानी ऐसा शख्स जो बहुत ध्यान से अपने पैसों को खर्च करता है, तो फ्रूगल पॉजिटिविटी में आ जाता है। सिंपल यानी बिल्कुल सादा, ये भी पॉजिटिविटी में ही आ जाता है। मिनिमलिस्ट भी पॉजिटिविटी में ही आता है। नेगेटिव की बात करें तो इसमें स्टिंगी जो है वो बेसिकली सेल्फिशनेस को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कोल्ड ऐसा बिहेवियर होता है जो कि बिल्कुल अनफ्रेंडली हो, यानी दोस्ताना ना हो, तो उस रवैये को कोल्ड कहते हैं। और बेयर खाली को कहते हैं या कमी को कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं ये नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, स्टिंगी, कोल्ड और बेयर। थर्ड है न्यूट्रल मतलब जो पॉजिटिविटी की भी बात ना हो और नेगेटिविटी की भी बात ना हो, मतलब जो दरमियाना हो। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जो पॉजिटिविटी को भी बता रहा हो, जाहिर कर रहा हो, नेगेटिविटी चीज़ को भी जाहिर कर रहा हो, यानी दरमियानी जो बात हो उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो इसमें जो कोल्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को ही इसमें लें। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे ऊपर पढ़ा था कि हम कोल्ड ऐसे बिहेवियर को भी कहते हैं जो अनफ्रेंडली हो। ठीक है, लेकिन कोल्ड को एक और मायनों से भी देखा जा सकता है, दर्जा हरारत के मायनों से। तो कोल्ड इसमें ना ही नेगेटिविटी शो कर रहा है ना ही पॉजिटिविटी शो कर रहा है, तो कोल्ड को हम न्यूट्रल में लिखेंगे। अब सेकंड वर्ड जो है बेयर का मतलब बिल्कुल खाली या कमी
भी हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि ऐसी चीज़ जो बगैर डेकोरेशन के हो, ये न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, तो कोल्ड और बेयर ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक और कॉलम दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे, फाइंड एंड यूज सिनोनिम्स विद डिफरेंट कॉनोटेशंस। मुख्तलिफ मफहूम रखने वाले मुतरादिफात तलाश करें और इस्तेमाल करें। फर्स्ट वर्ड है फ्रूगल। इसका सिनोनिम इकोनॉमिकल भी हो सकता है, चीप भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूर चॉइस लिखें तो हम यहाँ पे इकोनॉमिकल लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टिंगी। सिनोनिम इसका क्या है? थ्रिफ्टी या ग्रीडी, बट हम यहाँ पे स्टिंगी को यूर चॉइस में क्या लिखेंगे? ग्रीडी लिखेंगे। थर्ड है कोल्ड। अनवेलकमिंग या मिनिमलिस्ट। इसमें यूर चॉइस के कॉलम में हम कोल्ड को अनवेलकमिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है बेयर यानी प्लेन या एम्प्टी। यूर चॉइस में हम क्या लिखेंगे? बेयर को प्लेन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।